हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। यह है अपनी हिंदी अनिवार्य की क्लास जिसमें परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। 15 प्रश्न हम हालांकि अब चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं और चैप्टर वाइज जो रिवीजन कर रहे हैं उसी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने इसमें शामिल किया है। जो अपनी 2000 प्रश्नों की सीरीज है उसी सीरीज का ये एक भाग है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सभी प्रकार के प्रश्न जैसे कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और जो सप्रसंग व्याख्या आपकी आनी है वो भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ये हमारा तीसरा भाग है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है कि पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों जिनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उनको तो पता है छंद क्या होता है, लेकिन जिनका हिंदी अनिवार्य है उनको पता नहीं होता कि छंद क्या होते। तो मैं बता दूं, छंद एक लयबद्ध रचना होती है जिसमें यति, गति, मात्रा, वर्ण आदि चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से छंद की जब हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक छंद होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। जिस छंद की रचना में मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है वो मात्रिक छंद होता है, जिसमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाता है वो वर्णिक छंद होता है, लेकिन जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों का ही ध्यान नहीं रखा जाता वो होता है मुक्त छंद। तो ये जो पतंग जो रचना है हमारी, इस पतंग रचना में न तो मात्रिक चीजों का, न तो मात्राओं का ध्यान रखा गया है और न ही वर्णों का। तो ये एक मुक्त छंद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन स, कि ये पतंग कविता है ये मुक्त छंद में लिखी गई है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन स। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन स। दूसरा प्रश्न है मैं और जग और कहां का नाता। हरिवंश राय बच्चन साहब अपनी कविता आत्म परिचय में ये कहते हैं कि मेरा और इस जगत का कोई संबंध नहीं है। और शब्द की आवृत्ति में कौन सा अलंकार है। अब बच्चों अलंकार वाले जो टॉपिक हैं हालांकि एक साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके जब चीजें हम पढ़ते जाते हैं तो हमारी चीजें क्लियर हो जाती है। यहां से ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न लिए हैं कि बच्चों जो इंपॉर्टेंट है या तो परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में या आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। और शब्द ना आप यहां पे देखिए, यहां पर भी आया और, यहां पर भी आया और यहां पर भी आया है और। मतलब क्या है कि शब्द का रिपीटिशन हो रहा है, शब्द की आवृत्ति हो रही है। और जब जहां शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, और वहां पर अर्थ भी अगर भिन्न भिन्न है, उसका अर्थ भी अलग अलग आ रहा है, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। तो यहां पे पहला और का मतलब क्या होता है दूसरा। मैं और यानी मैं अलग हूं, मैं दूसरा हूं, है ना। और का मतलब होता है दूसरा, और का मतलब दूसरा। और जग और जग भी भिन्न है, तो जग दूसरा है, मैं और हूं। तो यहां पे अलग अलग अर्थ हो रहा है, इसलिए यहां पे रहेगा यमक अलंकार। इसका यहां पे राइट आंसर रहेगा यमक अलंकार। अब होता है देखो, एक होता है श्लेष अलंकार। तो मैं आपको बता दूं कि जो श्लेष अलंकार होता है ना, श्लेष में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति नहीं होती है लेकिन फिर भी अर्थ भिन्न भिन्न रहता है। मतलब श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो जब शब्द रिपीट नहीं होगा, आवृत्ति नहीं होगी, फिर भी अगर अर्थ भिन्न भिन्न है तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। और जब शब्द की आवृत्ति होती है और फिर अर्थ भिन्न भिन्न है तो वहां पे होता है यमक अलंकार। अनुप्रास जहां वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, यहां पे शब्द की आवृत्ति तो होती है लेकिन अर्थ भिन्न नहीं होता है, अर्थ सेम होता है। इन दोनों में अर्थ भिन्न भिन्न होता है लेकिन इसमें अर्थ भिन्न नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, बच्चों को खतरनाक किनारों से कौन बचाता है। पतंग कविता से लिया गया प्रश्न है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते उड़ाते जब किनारों पर पहुंच जाते हैं, छत पर जब पतंग उड़ाते हैं तो किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां किनारे पर पहुंचने के बावजूद वो बच जाते हैं लेकिन कई बार गिर भी जाते हैं। तो ये जो खतरनाक किनारों तक पहुंचते हैं उन बच्चों को वहां पे कौन बचाता है। ऑप्शन 1 है पतंग की डोर, ऑप्शन 2 है पतंगों की ऊंचाइयां, ऑप्शन 3 है रोमांचित शरीर का संगीत या साथ खड़े मित्र। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, उनके रोमांचित शरीर का संगीत बच्चों को जो है वो गिरने से बचाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन स।
नेक्स्ट है हमारा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि पतंग कविता में प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं, जैसे कि मान लो शरद ऋतु का आगमन होना, और साथ ही साथ जो भाद्रपद महीना समाप्त होता है, बारिश की ऋतु का समाप्त होना, तेज बौछारों के गिरने का समाप्त होना, पुलों को पार करते हुए शरद का आगे बढ़ना, मौसम का, आसमान का बिल्कुल साफ होना, पतंगे उड़ाना, ये सारी चीजों का वर्णन जो है वो इसमें कवि ने किया है। तो क्या कहता है कवि कि करने के लिए किसका उपयोग किया गया है। तो इन सभी चीजों का वर्णन करने के लिए ऋतुओं का वर्णन हुआ है। भाई ऋतुओं का वर्णन तो हुआ है, लेकिन इन सभी परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए ऋतुओं का नहीं हुआ है। सुंदर बिंबों का प्रयोग हुआ है, पतंग की विशेषता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। बच्चों सुंदर बिंबों का प्रयोग हुआ है। अब आप कहोगे सर ये बिंब क्या होता है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, तो वर्णन जब हम करते हैं तो इस तरीके से हम वर्णन करते हैं कि जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है, मान लो लिखा हुआ है चीजें, तो पढ़ने वाले के या सुनने वाले के दिमाग में एक चित्र बन जाता है, तो इसे शब्द चित्र कहेंगे हम। बिंब का मतलब होता है शब्द चित्र। शब्द चित्र मतलब जब हम कोई बात बताते हैं तो इस तरीके से बताते हैं कि सामने वाले के दिमाग में एक चित्र उपस्थित हो जाए, है ना। जैसे कि मान लो कि शरद आगे बढ़ रहा है, पुलों को पार करते हुए, नई चमकीली साइकिल पे सवार होते हुए, तो हमारे दिमाग में ऐसे चलता है जैसे कोई साइकिल चला रहा है। जैसे धीरे धीरे पुल के ऊपर से होते हुए साइकिल लेके कोई आगे बढ़ रहा है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है, पतंगों का चित्र बनता है, तो ये बिंब कहलाता है ना, शब्द चित्र जिसे हम कहेंगे। तो शब्द चित्रों के माध्यम से, और इसे हिंदी की भाषा में, हम साहित्यिक भाषा में इसे बिंब कहते हैं। तो बिंबों के माध्यम से, सुंदर सुंदर बिंबों के माध्यम से प्रकृति के समस्त परिवर्तन का वर्णन कवि यहां पे कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न पांचवा। क्या कहता है, प्रश्न लिखा हुआ है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के चारों खंडों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर परीक्षा 2024 के लिए। ओके, तो देखो हरिवंश राय बच्चन साहब की जो आत्मकथा है उसके 4 खंड हैं, 4 भाग हैं, और चारों भागों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला खंड है क्या भूलो क्या याद करो, दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड है बसेरे से दूर, और चौथा खंड है 10 द्वार से सोपान तक। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और बच्चों बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं, पुराने सभी बच्चों को पता है। तो ये ऐप है, इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको विभिन्न कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहां पे कोर्सेज दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी हुई है। साथ ही यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोज हैं, बहुत कुछ है इस ऐप में। आप जाइएगा, एक हमारा नंबर है, आप चाहो तो नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारे प्लेलिस्ट का, वेबसाइट का, सभी का लिंक मिलेगा। आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हमारी जो लाइव क्लासेस होती है, एवरीडे हमारी 2 लाइव क्लासेस होती हैं, शाम को एक 7 बजे और एक 8:30 बजे। उसका नोटिफिकेशन आपको इसी नंबर के जो ग्रुप है उसमें मिलेगा, साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिलेगा। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है कि किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक होता है। अब वैसे कहते हैं ना कि वैसे तो बुजुर्ग लोग होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन पतंग जो कविता है, इस पतंग कविता के आधार पर आपको ये स्पष्ट करना है कि जो युवा वर्ग है और जो किशोर है, जो छोटी आयु के जो बच्चे हैं, वो मार्गदर्शक है समाज का। कैसे? तो देखो हम क्या लिखेंगे कि किशोर और युवा वर्ग अपनी धुन में मनचाहा काम करते हैं। जो धुन में आ गया, जो उनके मन में आ गया, वो काम करके ही रहते हैं, क्योंकि इतना जोश होता है युवा वर्ग में। वे निडर होकर के खतरों और बाधाओं का सामना करते हैं, साहस करते हैं, डरते नहीं हैं। जैसे पतंग कविता में हमने देखा बच्चे किस तरीके से बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ पतंग उड़ाते हैं, दौड़ते हैं इधर उधर, जैसे दिशाओं को मृदंग बना दिया। ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी दौड़ती हुई उनके पैरों के पास आती है। तो इतने साहसी, इतने रोमांच से भर करके ये बच्चे चारों तरफ पतंग उड़ाते हैं। ऐसे ही ये युवा वर्ग जो है वो निडर होकर के बाधाओं और खतरों से सामना करते हैं और हिम्मत के सहारे जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। ऐसे निर्भीक
निर्भीक साहसी कार्यकलापों से ही समाज को प्रगति का मार्गदर्शन जो है वो मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि युवा वर्ग और किशोर जो है वो समाज का क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं से कवि का क्या आशय है। हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं ना कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मतलब क्या है? मतलब इसका यह है बच्चों, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यह होता है कि जो कवि होते हैं वो कवि जो है वो कल्पना का सहारा लेते हैं। ज्यादातर कवि कल्पना के माध्यम से अपनी कविताएं लिखते हैं। तो यहां पर हरिवंश राय बच्चन साहब की भी क्या कहते हैं कि मैं, ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, ये संसार अधूरा है, मुझे नहीं भाता, तो मैं अपना काल्पनिक संसार बनाता हूं, मैं अपने हिसाब से अपना एक संसार बनाता हूं। तो कवि क्या कहता है कि कवि का मन संवेदनशील होता है, इसीलिए वह अधिकतर सुंदर कल्पनाओं में विचरण करता है, सोचता रहता है। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब कवि तो इतना कल्पनाशील होता है कि पूछो मत आप। उसकी मधुर कल्पनाएं प्रेम पूरित होती है, इसीलिए कवि ने कहा है कि मैं सपनों की अर्थात अपने कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करता हूं, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है बच्चों कि पतंग कविता में शरद ऋतु की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। तो देखो भाई, पतंग कविता में शरद ऋतु की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है। जैसे ही भाद्रपद महीना समाप्त होता है, जैसे ही तेज बौछारें गिरने की संभावना समाप्त होती है, वैसे ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। और अब जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो बादल आकाश से जा चुके होते हैं, आसमान बिल्कुल साफ होता है, वातावरण और दिन में एकदम एक चमक आ जाती है, एक जो है वो बारिश की जो नमी थी वो गायब हो चुकी होती है ना। मंद मंद ठंडी ठंडी हवा बहना शुरू हो जाती है, चारों तरफ बच्चे पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक रोमांच से भरा हुआ वातावरण होता है। और जो कीचड़ और जो गंदगी थी, जो नाले भरे हुए थे, जो रास्ते भरे हुए थे, वो समाप्त हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कवि ने शरद ऋतु की बहुत सारी विशेषताएं बताई है। क्या लिखा है कि पतंग शीर्षक कविता में शरद ऋतु की अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ होता है क्योंकि अब बादल आसमान में नहीं है, धरती भी धुली हुई सी प्रतीत होती है क्योंकि बारिश हुई थी थोड़े समय पहले, इसलिए लगता है जैसे धरती एकदम साफ है, हवा मंद मंद चलती है और धूप में ताजी चमक रहती है, गड्ढों में भरा पानी सूख चुका है और यह ऋतु बहुत ही सुहावनी और आनंददायक लगती है शरद ऋतु, क्योंकि इस ऋतु में न तो ज्यादा ठंड होती है न गर्मी होती है, उमस भी जा चुकी होती है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। यह है शरद ऋतु की विशेषता। अगला हमारा प्रश्न है 9वें प्रश्न में देखो ध्यान से समझना कि प्रस्तुत काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बच्चों ये 6 नंबर का आपके जैसे मान लो प्रश्न आता है, तो इसमें क्या होता है कि 2 नंबर तो 2 + 4 होते हैं, इस तरीके से 6 होते हैं। तो 2 नंबर तो आपके होते हैं संदर्भ और प्रसंग के, है ना, संदर्भ और प्रसंग के होते हैं। तो संदर्भ और प्रसंग आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, फिर व्याख्या करेंगे और एंड में लिखेंगे विशेष। तो पद क्या लिखा हुआ है देखो पढ़ लेते हैं। लिखा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है अपूर्ण यह संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। आगे क्या कहता है कवि कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। न तो मैं दुख से विचलित होता हूं, न मैं सुख से ज्यादा खुश होता हूं, मैं तो दोनों ही परिस्थितियों में हमेशा मग्न रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो हमें करनी है इसकी सप्रसंग व्याख्या, बिल्कुल करेंगे, आराम से ध्यान से समझिएगा इसको। और ये जो व्याख्या है ना, इस व्याख्या को अगर आपने समझ लिया, ढंग से अच्छी तरह से समझ लिया, तो इस कविता में से अगर कोई दूसरा पद भी आ गया तो आप उसे अच्छी तरह से कर लोगे। तो करना कैसे है कि सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। और बच्चों संदर्भ में मैं पहले भी कई बार बताया आपको कि 2 चीजें लिखनी है, किस कविता से ये लिया गया है काव्यांश और उस कवि का नाम क्या है। महत्वपूर्ण ये 2 चीजें होती है। आप अपनी किताब का नाम लिखो तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है और इसके रचिता कवि हरिवंश राय बच्चन साहब हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 लिख देना आप, है ना, आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है।
अब प्रसंग जब हमारा संदर्भ कंप्लीट हो गया तो अब हमें लिखना है प्रसंग। ऐसे स्पष्ट स्पष्ट लिखना, क्योंकि इनके अलग से नंबर होते हैं। आप चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप है ना थोड़ा सा हट के लिखिए ना, बाकी बच्चों से अलग लिखिए ना। आपको नंबर लाने हैं ना, लिखेंगे तो सारा आंसर तो सभी बच्चे लिखेंगे, लेकिन जब कोई हट के लिखता है बच्चा तो एग्जामिनर उसको नंबर भी उसी हिसाब से देता है। बिल्कुल पॉजिटिव फर्क पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कई सारी चीजें लिखते हैं बच्चे, संदर्भ एवं प्रसंग। तो भाई आप जब दोनों एक ही लाइन में लिख रहे हो संदर्भ एवं प्रसंग, तो अलग अलग क्यों नहीं लिख लेते? चीजें वो कि आपको वो कि वो उसमें भी लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में हमें सारी चीजें बतानी। क्या लिखना है कि इस अंश में, मतलब ये जो पद्यांश हमको दिया हुआ है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, ये जो पद शुरू होता है इस अंश में कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ जीवन बिताया करता है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो अब आपको लिखना है फिर व्याख्या। अब व्याख्या जब हम लिखेंगे तो यहां पे हम इसकी कंप्लीटली व्याख्या करेंगे। क्या कहता है कवि कि भाई मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मेरे हृदय की जो भावना है, जगत कल्याण के जो भाव हैं, संसार को प्रेम का जो संदेश देना है, वो संदेश में बांटता हूं। तो कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूं। निज उर के उद्गार मतलब अपने हृदय के भाव वह लिए फिरता हूं। आगे क्या कहता है कि मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना है, जो मेरे उद्गार हैं ये समस्त जगत का कल्याण चाहते हैं, यही मेरा संसार को उपहार है। इसलिए अगली पंक्ति में क्या कहता है कवि कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, मतलब कि संसार को ये मेरा प्रेम उपहार है। क्या उपहार है? मैं संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता हूं, मैं जगत के कल्याण की कामना करता हूं। मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा। अगली पंक्ति में क्या कहता है अपूर्ण यह संसार न मुझको भाता। अरे ये संसार अधूरा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। तो कवि क्या कहता है, मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए मैं अपने सपनों का संसार में मग्न रहता हूं, मैं अपना काल्पनिक संसार जो है वो लिए फिरता हूं, मैं कल्पना करता हूं ये संसार अच्छा नहीं है। तो संसार कैसा होना चाहिए वो कवि अपनी कल्पना करेगा। कवि जहां कोई चिंता नहीं हो, जहां कोई अभाव नहीं हो, जहां कोई दुख नहीं हो, जहां कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा संसार होना चाहिए कवि का। कल्पनाशील है कवि, संवेदनशील व्यक्ति होता है कवि, वो अपने हिसाब से अपने संसार की रचना करता है। आगे फिर क्या कहा गया कि यद्यपि संसार के कष्ट अभाव और दुख दर्द मेरे मन को निरंतर जलाते हैं। कवि कहता है ना कि संसार में दुख है, संसार में सुख है, लेकिन मैं न तो दुख से विचलित होता हूं न सुख से ज्यादा खुश होता हूं, मैं जो है वो सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। तो कवि कहता है परंतु मेरे लिए सुख और दुख दोनों समान हैं। लोग इस संसार को माया और भ्रम मान करके संसार रूपी सागर से पार होने के लिए अनेक यत्न करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, पुण्य कार्य को अपनी नाव बना करके संसार से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन कवि क्या कहता है, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, मैं तो संसार की वर्तमान स्थिति में जहां हूं उसी का भरपूर आनंद लेता हूं और मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता हूं। आशय यह है कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर के प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच होकर अपना मार्ग तलाशता है। अब हम लिखेंगे, ये तो हमने कंप्लीट इसकी व्याख्या कर ली। अब पूरे में से पूरे ध्यान रखना, हमें 6 में से 6 नंबर लेने हैं इसमें। अब हमें लिखेंगे विशेष। तो विशेष में क्या लिखना है, जो जो चीजें आपको महसूस हुई ना इसी में आप वो लिख दीजिए। वैसे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप चाहो तो 4 लिखिए, आप चाहो तो 2 लिखिए, आप चाहो तो 3 लिखिए। रटने नहीं है, चीजों को समझना है और समझ करके अपनी चीजों को आपको लिखना है। वैसे मैं बता दूं, अगर कंप्लीट ये आप इसकी जो आपको ये कविता अगर समझनी है आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन साहब की, तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दूंगा। तो हिंदी कंपलसरी का हमारा जो कोर्स है हमने वहां पे रिवीजन भी कर लिया है इस पद्यांश का, काव्यखंड का। तो आप लोग एक बार उसे जरूर पढ़ लीजिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं पूरी की पूरी आपको कविता जो है वो आत्म परिचय समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसमें से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने 4 पॉइंट लिख के, पहला तो ये है कि कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता। कवि कहता है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता। भाई ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, इसमें कमी है, इसमें दुख है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। वह अपने स्वप्नों के प्रेम भरे संसार में जीना चाहता है, इसलिए अगली पंक्ति कहता है कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। फिर आगे क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि कवि ने हर परिस्थिति में मस्त रहना ही जीवन का उद्देश्य समझ लिया है ना, उसका उद्देश्य बना लिया है कि मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में कवि हमेशा क्या रहता है भाई, हमेशा खुश रहता है।
और फिर आगे क्या लिखेंगे, भाषा सरल है, बिल्कुल सरल है, सिंपल सी कि भाई मैं अपने हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ, उन उद्गारों का वो उद्गार जो मेरे भाव हैं वही संसार को मेरा संदेश है, मेरा उपहार है। तो सिंपल सी भाषा का प्रयोग किया है, प्रभावपूर्ण भाषा है, परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो किया है। और अंत में आप लिखेंगे कि कवि ने अपरिचयात्मक शैली में आत्म परिचय, कवि नाम ही शीर्षक ही क्या है कविता का, आत्म परिचय, अपना खुद का परिचय देते हुए कविता जो है वो लिखता है। तो इसमें अपने मनोभावों को कवि ने व्यक्त किया है। बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है कि मैं फूट पड़ा से कवि का क्या भाव है। फूट पड़ने से क्या है, तो देखो कवि कहता है ना कि मैं रोया, तुम कहते हो इसे गीत बनाना, है ना, कविता मान ले। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। तो कवि क्या कहता है कि मैं फूट पड़ा, मतलब फूटना मतलब हकीकत में रोना नहीं, हा हा हू करके नहीं रोना, बल्कि अपने भावों को व्यक्त करना। जितना दुख जितना दर्द उसके हृदय में था सब कुछ कवि ने निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने गाना गाया नहीं, मैंने छंद बनाया नहीं, मैंने दुखों को करुणा से कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। कवि क्या कहता है कि मेरे हृदय में जो दुखपूर्ण भाव थे, मेरे हृदय में जो विचार थे, दुनिया के प्रति दुख दर्द था, उसको मैंने करुणा के साथ अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इसी को कवि ने कहा है मैं फूट पड़ा, और उसको तुम कहते हो छंद बनाना। तुम कहते हो कितना सुंदर गीत लिखा है कवि हरिवंश राय बच्चन साहब ने, लेकिन कवि कहता है मैंने तो ये अपने भाव उद्गार व्यक्त किए हैं। तो बच्चों ये हमने किए हैं। अभी देखो क्योंकि काफी वैसे क्वेश्चंस और भी हैं, खूब सारे क्वेश्चन है, पूरे 2000 प्रश्न करेंगे हम, और 2000 प्रश्न उत्तरों की इस सीरीज में ये हमारा एक पार्ट था, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आगे लगातार ये सीरीज आपको मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी कंपलसरी है, इस हिंदी अनिवार्य का बच्चों हम रिवीजन भी कर रहे हैं, अभी हमारा रिवीजन चल रहा है। तो अगर आप हिंदी अनिवार्य के रिवीजन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर बच्चों देना चाहते हो ना, तो ये हमारे ऐप में आपको मिलेगी। और हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं शाम को 7 बजे होती है, शाम को 7 बजे हमारी जो लाइव क्लास होती है बच्चों राजनीति विज्ञान की, अभी फिलहाल चल रही है। और जैसे राजनीति विज्ञान कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। 8:30 बजे हमारी रहती है भूगोल की जो लाइव क्लास है, तो भूगोल की अभी लाइव क्लास है। तो ये दोनों क्लासें रहती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो शाम को रहती है, तो शाम को हमारी जो क्लास होगी उस समय आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारा जो मैंने आपको नंबर दिया था एक बार फिर से लिख देता हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज करोगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जब हमारी क्लास शुरू होती है उससे पहले आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेना। तो नंबर है 9079622989। बच्चों इसी के साथ आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग इतना पढ़ रहे हो ना, और आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल आपको अगर क्लासें अच्छी लगती मैं बिल्कुल निःशुल्क आपको ये सारे कोर्सेज करा दूंगा, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और ये अपनी इंग्लिश कंपलसरी सब कुछ करवाऊंगा। तो कमेंट जरूर करिए, बताइए कैसी लगी क्लास, या और आपकी डिमांड क्या है वो भी मुझे लिख करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।